Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exam that was held on 5th November 2022. और बेटा ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें सीईटी के इस एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा गया था, किस किस तरीके से पूछा गया था और यहाँ पर किस प्रकार की गलतियां हमारी सरकार हमारे सामने दे देती है एग्जाम के अंदर, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें इसे अटेम्प्ट करना होता है। हमारे जितने भी ये पेपर्स लिए जाते हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इनमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। उन त्रुटियों को भी दूर करना होता है, यानी उन एरर्स को भी समझना होता है। अगर वो एरर के टॉपिक में आती है तो हम आसानी से उन्हें चैलेंज कर लेते हैं, लेकिन जब वो सिंपल स्टेटमेंट में आती है तो हमारे बच्चों को कई बार परेशानी उठानी पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस पेपर को, कैसे इसकी तैयारी करें, किस प्रकार से हमें एक एक स्टेप को उठाकर चलना चाहिए। तो ध्यान देंगे। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटे? रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS, जिसे आप क्या कहते हो? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हो, जंबल्ड सेंटेंसेस कहते हो, पैरा जंबल्ड कहते हो, और ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, कई नामों से ये जाना जाता है। इसमें हमें जो ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस के जो टुकड़े दिए गए हैं इनको अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। तो देखेंगे इसके अंदर पहला आया बेटा लीव नो रिग्रेट आर, यहाँ पर आर दे रखा है। इसके बाद अगर हमें कोई वर्ब चाहिए तो वो वर्ब V1 ING आएगा बेटा। V1 ING आएगा तो किसको बताएगा? कॉन्टिन्यूटी को बताएगा, कॉन्टिन्यूटी को। अगर आर के साथ हम लगाते हैं बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो किसको बताता है? या तो पैसिव वॉइस को बताता है, या फिर वो क्या हो सकता है? हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है। आर के बाद अगर हम देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, जो एडजेक्टिव है ये कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग होता है LEMENT, कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है आपका ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट, वो किसके लिए होता है? आपके अप्रिशिएट करने के लिए, प्रेज करने के लिए, एडमायर के लिए। अब हमारा ये 3 तरीके से आता है। लीव नो रिग्रेट आर, अब यहां पर आर गेन्ड सेंस नहीं बना रहा। आर द ओनली विक्टोरियस हो सकता है। फिर कहता है आर दोज ये भी हो सकता है। यहां पर भी फिर से क्या दिया गया है? विच आर। अब यहां पर आर दिया गया है बेटे, इसके बाद भी वही 3 चीजें आएंगी। अब यहां पर ING तो कहीं दे नहीं रखा, हमारा एक एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, यही चीज वो है, और ये थर्ड फॉर्म हो सकती है, इसका मतलब गेंड हमें दे रखा है। दूसरा, यहाँ पर जरूरी नहीं ऐसे दिया जाए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कोई नाउन दिया जा सकता है, यहाँ कुछ अलग से फ्रेज आदि दिया जा सकता है, कोई क्लोज भी जोड़ कर दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या आ सकता है। अब हम देखते हैं, हमने यहां पर देखा द ओनली विक्टोरियस, द ओनली विक्टोरियस आया, पहली बात तो ये हमारे सामने। ठीक है। अब द ओनली विक्टोरियस को हम एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये जो विच लिखा गया है ये किसके लिए है? यहाँ इसके लिए है। दूसरी बात बेटे, ये जो विक्टोरियस है ये किसके लिए लिया गया है? विजेताओं के लिए, आदमियों के लिए। और इससे पहले क्या लगाया गया है? द लगाया गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और व्यक्तियों के लिए है तो यहाँ पर विच का प्रयोग ना करके हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए था? हु। जैसा कि मैंने शुरू किया तभी आपको बताया था कि भाई इस प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं इनमें ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सारे पाए जाते हैं। तो बेटे यहाँ एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? हु होना चाहिए था। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? इसकी वर्ब आएगी, और जो ये वर्ब आएगी ये क्या होगी बेटा? प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि जब किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे द पुअर आर, इसका मतलब है सारे गरीब लोग। द रिच, सारे अमीर। द ब्लाइंड, अंधे लोग। द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। द वाइज, सारे बुद्धिमान। तो बेटा इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें इसे अटेम्प्ट करना होता है। अब ये कहता है द ओनली विक्टोरियस, यहां होना चाहिए था हु। हु के बाद क्या आना चाहिए था? हु लीव नो रिग्रेट आर दोज। अब आगे फिर से वही दे रखा है। दोज के बाद आया, दोज व्यक्तियों के लिए आया, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब आगे दे रखी है। यहां पर भी क्या आना चाहिए था? हु आना चाहिए था। या फिर दूसरा, अगर दो जगह पे यूज करना हो नहीं तो दैट का प्रयोग करना चाहिए था। विच तो चॉइस के लिए होता है, ये फिर से गलत है। ठीक है। द ओनली विक्टोरियस हु लीव नो रिग्रेट आर दोज हु आर
गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। क्या बनाएंगे, द ओनली विक्टोरियस हु लीव नो रिग्रेट आर, यानी आर के बाद पी जुड़ जाएगा, आर दोज हु आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा बनेगा आपका आर नंबर 1 पर आएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पी, पी नंबर 2 पर आएगा बेटे, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा एस नंबर 3 पर, और ये 4, यानी आर पी एस क्यू, ये बन जाएगा। ये हमें दिया गया है डी सेक्शन में, हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। बेटे मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि इस प्रकार की जो गलतियां आप लोगों को दी जाती हैं, हमें उनको बारीकी से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि यही गलतियां हमें क्या करती है, भीड़ से अलग करती है। अब दोज यहाँ व्यक्तियों के लिए था, विच लगा रखा है, गलत है। द विक्टोरियस आया, व्यक्तियों के लिए था, विच लगा रखा है, गलत है, क्योंकि विच का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, लिविंग बींग्स के लिए करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए। तो कब करते हैं हम इसे यूज करते हैं चॉइस के लिए। जैसे विच ऑफ दीज बॉयज इज योर फ्रेंड, इन लड़कों में से आपका मित्र कौन है, तो वहां पर आपने क्या लगाया, विच का प्रयोग किया। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। इट इज बीइंग रेड बाय अस, हमें वॉइस चेंज करना है, यानी हमें ये दिया कौन सा गया है, इट हमारा सब्जेक्ट है बेटा, इसके बाद ये इज आया, इज हमारे प्रेजेंट को बता रहा है, ठीक है, और बीइंग आया तो ये कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, V1 ing, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ते ही पैसिव वॉइस हो गया। अब ये क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। बाय क्या है बेटे, प्रेपोजिशन है, और अस क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों को हमेशा एक ही बात बताई गई है कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। बेटे गांठ बांध लीजिए, जो वर्ब का रूप आता है बी का वही रूप लगाना होता है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो बी का फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर एक्टिव वॉइस में बी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में बी का सेकंड फॉर्म लगा दो। अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आया है, तो पैसिव वॉइस में बी का थर्ड फॉर्म लगा दो। और अगर एक्टिव वॉइस में आया है V1 ing, तो बेटे पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे, हम पैसिव वॉइस में लगा देंगे बी के साथ ing। अब यहां पर बीइंग आया हुआ है, इसका मतलब हमें रीडिंग बनाना है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने का है। ऑब्जेक्ट हमारा अस है, तो वी आ जाएगा, इसका मतलब एक एलिमिनेट हो गया हमारा। यहां तक हमारे तीनों के तीनों सेम हैं। उसके बाद वी के साथ यहाँ प्रेजेंट को दिखाने के लिए इज एम आर में से चयन करना है, तो वी के साथ आर लगेगा, आर आ गया बेटे, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, क्या बन गया, वी आर रीडिंग इट, हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा एग्जाम के अंदर। बड़ा सरल तरीका होता है, हमेशा आदत डाल लेंगे एलिमिनेट करने की। अगर आप एलिमिनेट नहीं करते हैं तो आप आधा अधूरा सीखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्या कहता है ये, द साइंटिस्ट वॉज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर एक एक चीज को समझो। द किसके लिए आया बेटे, साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट हमारा एक नाउन है, ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगा दिया वॉज। लेकिन वॉज के बाद सीम्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। यहां पर ये पैसिव वॉइस में तो हम ले नहीं सकते, ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। अब हम क्या करेंगे, द साइंटिस्ट या तो अकेला लिख दो सीम्ड, ठीक है, और प्रेजेंट होता तो हम लिखते सीम्स, तो ये वॉज कट जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म। द साइंटिस्ट सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अब हमारा एरर कहां पर आया बेटा, ए सेक्शन के अंदर। अब देखो ए कहां पर है, ए दे रखा है यहाँ बी में, तो हमारा बी सेक्शन आ जाएगा। हमारे बच्चे क्या करते हैं, कई बार यहाँ ए में देख लिया, वो इस ए को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और वो फंस गए, ठीक है। इसमें दूसरी चालाकी क्या खेली है, एग्जामिनर ने ये ए यहां लिखा है, कई बार यहां लिख देता है, तो बी यहां आ जाएगा, तो हमें बड़े सोच समझ के चुनना होता है। अगर आपने जरा सी चूक कर दी तो आपका नंबर, आपका मार्क वहां से चला जाएगा। अगला है बेटे, अगला हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, समझेंगे। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। बेटे टाइगर, जो हमारा टाइगर है, बाघ है, ठीक है, वो क्या है, वो जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं, वन्य जीवन की जितनी प्रजातियां हैं, उनमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे है, इसको हमें समझने की जरूरत है। कहता है इन द
फोनल वेब का फोना क्या होता है बेटे? फोना का प्रयोग किया जाता है जो हमारे वन्य जीव होते हैं उनको पूरे को कंसिडर किया जाता है। एक होता है फ्लोरा जो वनस्पति के लिए होता है, फोना किसके लिए होता है? ये हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए होता है। जितना भी हमारा ताना बाना है, पूरा जाल जो बुना हुआ है वाइल्ड लाइफ का, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है? हमारा टाइगर आता है। इन 1973, इसका मतलब पास्ट की बात है बेटे। ऊपर क्या बताया था? ये हमारे प्रेजेंट में डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा है। जबकि नीचे क्या लिखा गया है? इन 1973, ये पास्ट में ले जाता है। द ऑथोरिटीज रियलाइज्ड, जो हमारे ऑथोरिटीज हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण हैं, उन्होंने ये महसूस किया था कि द टाइगर पॉपुलेशन हैड ड्विंडल्ड वेरी फास्ट। यहां पर ड्विंडल का प्रयोग किया गया है डिक्रीज होने के लिए, डिमिनिश होने के लिए। जब उसमें एकदम से फॉल आ जाता है, ये बड़ी तेजी से क्या हुई है? घटी है। ठीक है। द मेजर थ्रेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर धमकियां नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जो चुनौतियां आई हैं इसके लिए, बड़े बड़े जो चुनौती बनती हैं इसके विकास में, इसके प्रजनन आदि में, इसके निवास से संबंधित, उसकी बात की गई है। तो कहता है इसमें जो मेजर थ्रेट्स आती हैं, मुख्य जो चुनौतियां आती हैं टू टाइगर पॉपुलेशन, जो हमारे टाइगर की, बाघ की जनसंख्या उसमें आर न्यूमरस, वो असंख्य हैं। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सच एज, जैसे कि पोचिंग क्या होता है बेटा? इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, दैट इज नोन एज पोचिंग फॉर ट्रेड। और ये पोचिंग करते किसके लिए हैं? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। अब कुछ लोग शौकीन किस्म के होते हैं, वो इसकी स्किन को अपने घर में डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं, उससे कुछ चीजें तैयार करवा लेते हैं। या फिर क्या होता है, इनकी बोन्स का प्रयोग किया जाता है, इनके पार्ट्स की स्मगलिंग की जाती है। तो ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये क्या है? ट्रेड के लिए हम इसकी पोचिंग करते हैं। श्रिंकिंग हैबिटेट क्या है बेटे? उनका ड्वेलिंग प्लेस, उनका निवास जो है। अब आपने देखा होगा आदमी बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उस जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमें लोगों के लिए रहने की जगह चाहिए, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज चाहिए, उनके लिए कॉलेजेस आदि चाहिए, उनके लिए फिर मेडिकल हॉस्पिटल्स आदि चाहिए। इस प्रकार की समस्याओं के कारण हमने सारे के सारे जंगलों को काटना शुरू कर रखा है और पूरी तरह से इन्हें खत्म करते जा रहे हैं। तो इनका जो निवास है, इनका जो रेजिडेंस है, ड्वेलिंग प्लेस है बेटा, वो श्रिंक होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। श्रिंक क्या था? सिकुड़ना। फिर कहता है बेटे डेप्लीशन ऑफ प्रे। और बेटा जो डेप्लीशन ऑफ प्रे का मतलब क्या है? जो शिकार है, प्रे बेस स्पीशीज, जितनी भी शिकार के ऊपर जीने वाली प्रजातियां हैं वो डिप्लीट होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही हैं, रिड्यूस होती जा रही हैं। देयर ग्राफ इज गोइंग डाउन एवरी डे। The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicines left the tiger population on the verge of extinction. वर्ज का मतलब होता है बेटे छोर, यानी उसके एज पे लाके खड़ा कर दिया। कहां पर? एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्राय होने के छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। किसको? जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको। किस चीज ने बेटा? इसका जो ट्रेड होता है, व्यापार किसका? टाइगर स्किन का होता है और इसकी बोन्स आदि का होता है, जो जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो परंपरागत दवाएं होती हैं उनको तैयार करने में। उस कारण से क्या हुआ? इनकी जनसंख्या अपने बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। आगे क्या कहता है बेटे? आगे बोलता है सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बेटे क्योंकि, या जैसे कि जो भारत और नेपाल है ये क्या करता है? जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको सबसे ज्यादा अपने अंदर समाहित किए हुए है। क्या कहता है? प्रोवाइड हैबिटेट, ये क्या करता है? निवास प्रदान करता है। कितनों को? लगभग 2/3 जितने भी सर्वाइविंग टाइगर्स हैं, 2/3 टाइगर्स की पॉपुलेशन को अपने अंदर समाये हुए है। पूरे विश्व का बता रहा है ये। These two nations, इन ये जो दो राष्ट्र हैं, became prime targets, ये मुख्य टारगेट बने हुए हैं। किन के लिए? पोचर्स के लिए, फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। यहाँ पर पोचर्स यानी जो इलीगल हंटिंग करने वाले लोग हैं, यानी हंटर्स हैं, वो यहाँ पर टारगेट किए हुए हैं इस एरिया को और यहाँ पर सबसे ज्यादा आ जाते हैं। फिर कहता है इलीगल ट्रेडिंग के लिए आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, अब यहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से क्या किया गया था? कैंपेन चलाया गया था। वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स, हमारे बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ से संबंधित जितने भी अभियान हुए हैं उनमें एक आता है ये वाला, इन द वर्ल्ड was launched, जिसे शुरू किया गया था इन 1973 या 1973 में शुरू हुआ था। इन इंडिया, भारत में
टाइगर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब उनकी प्रिजर्वेशन, उनका संरक्षण has been viewed not only as an effort to save the endangered species but also as a means of preserving biotype of sizable magnitude. अब यहां पर समझने की जरूरत है, भारत के अंदर जो टाइगर कंजर्वेशन है बेटे, टाइगर की प्रिजर्वेशन है, इसका संरक्षण है, हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज, वो ना सिर्फ इस बात को देखते हुए लागू किया गया है, एन एफर्ट टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, जितनी भी दो स्पीशीज विच आर एट रिस्क दीज डेज, उनको बचाने के लिए, बट ऑल्सो एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग, लेकिन किस बात को ध्यान में रखते हुए, एक मीन्स के रूप में, क्या प्रिजर्व करने के लिए, किसको, बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, जो हमारे इनके साइज को लेकर, इनके आकार को लेकर जो एक इंपॉर्टेंस है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको भी टाइगर टारगेट करके सोचा जा रहा है। यानी ना सिर्फ हम वन्य जीवों को बचाना चाहते हैं बल्कि अपने इस प्लेनेट को भी ठीक रखना चाहते हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखकर ये किया गया था। अब हमारा पहला प्रश्न आया बेटे, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज, पैसेज के अंदर से हमें क्या निकालना है, एक शब्द निकालना है, विच इज द एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट, ऑपोजिट किसका, ऑफ लीगल, लीगल का उल्टा वैसे क्या होता है, इलीगल। यहां पर पैराग्राफ के अंदर आया था इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग का मतलब क्या था, जो गैर कानूनी तरीके से व्यापार किया जाता है। लिसिट आता तो इलिसिट आ जाता, लेजिटिमेट आता तो इलेजिटिमेट आता, और लीगल का उल्टा क्या होता है बेटा, इलीगल, तो यहां पर इलीगल हमारा हो सकता है। थ्रेट, थ्रेट तो है बेटे चुनौती, ये तो क्या था, उसके लिए खतरा बना हुआ है, इलीगल, लीगल के अगेंस्ट ये नहीं बैठता, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सटिंक्शन, जो बेटे एंडेंजर्ड हैं, जो किस पे है बेटा, विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो गलत हो जाएगा। फोनल, फोनल का प्रयोग किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, गलत हो जाएगा। फोनल दिया जाता तो हम फ्लोरल लिखते उसका उल्टा, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इलीगल। द स्किन एंड बोन्स, बेटे जो खाल है यानी हाइड आउट है और जो हड्डियां है ऑफ टाइगर आर ऑल्सो यूज्ड, वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, पहला कहता है टू सेव टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बेटे एलिमिनेट हो जाएगा, बचाने के लिए थोड़ी ना यूज करेंगे, अगर हमें खाल चाहिए तो उन्हें मारना पड़ेगा, बोन्स चाहिए तो उन्हें मारना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया। इन प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, बेटे फूड प्रोडक्ट्स की बात यहां नहीं की गई है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एज रॉ मटेरियल इन स्मॉल फैक्ट्रीज, बेटे कच्चे माल के तौर पर, गलत हो जाएगा। इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमें क्या दिया गया था, जो परंपरागत तरीके से हम दवाएं तैयार करते हैं उनके लिए, तो हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला कहता है द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, सबसे बड़ी चुनौती क्या है टाइगर की पॉपुलेशन के लिए, वो क्या है बेटा, पोचिंग फॉर ट्रेड, बेटे हो सकता है, इलीगल हंटिंग फॉर ट्रेड। फिर कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गलत हो जाएगा, औद्योगिकरण, बिल्कुल गलत और इनएप्रोप्रिएट है, इट इज गिवन नोवेयर इन द पैसेज। लैक ऑफ टाइगर रिजर्व्स, बेटे टाइगर रिजर्व्स तो हमारे पास हैं लेकिन दूसरी समस्याएं थी, तो ये गलत हो जाएगा, और ये दिया भी नहीं गया है पैराग्राफ के अंदर। नो गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटे गलत हो जाएगा, ये भी हमें क्या, हमारा क्या आ जाएगा, पोचिंग फॉर ट्रेड। फिर कहता है बेटे शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। अब एक एक चीज को समझेंगे, यहां पर हमें जो अंडरलाइंड पार्ट दिया गया है इसको रिप्लेस करना है यदि इसके अंदर कोई एरर है तो। शी हमारा सब्जेक्ट है, शोड हमारा V2 आ गया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। करेज, करेज क्या है, साहस, उसने साहस दिखाया। इन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये एडवोकेटिंग लिख दिया, जेरंट, एडवोकेटिंग। एडवोकेट का मतलब यहां पर क्या है, समर्थन करना, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। पॉलिसीज, नीतियों को, विच, अब ये विच किसके लिए आया बेटा, पॉलिसीज के लिए आया, और पॉलिसीज के यहां पर क्या आ गया, वर्ब आ गया, विच वर नॉट, जो नहीं थी, वर नॉट डैश। अब वहां पर हमें यहां कॉमन नहीं चाहिए बेटे, कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं चाहिए, यहां पर हमें एडवर्ब चाहिए, कॉमन नहीं, कॉमनली। या तो यहीं पे खत्म कर देते विच वर नॉट कॉमन, देन ये तो हो जाता। अब ये एक्सेप्टेबिलिटी गलत हो गया, अब जब ये लिख रहे हैं तो वो गलत हो गया, इसका मतलब हमारा ये चेंज तो करना पड़ेगा, और वैसे भी इसमें नो इंप्रूवमेंट दे नहीं रखा, इसका मतलब ये हमारा गलत है। कॉमन इन एक्सेप्टेबिलिटी देन, बेटे ये देन गलत लिख दिया, यहां पर ये एलिमिनेट हो गया, हमारा पहला गया। फिर कहता कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, बेटे कॉमनली एक्सेप्टेबल देन हो सकता है हमारा। कॉमनली एक्सेप्टेड देन, बेटा कॉमनली एक्सेप्टेड देन ये भी हो सकता है।
उसके बाद कहता है देन कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर बेटा ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये नहीं आएगा। देन कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी, अब हमारे पास दो आ गए। अब एक चीज देखेंगे, विच वर नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड, देन हो सकता है विच वर नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल, देन अब यहां एक्सेप्टेबिलिटी की बात आई थी, ठीक है, वो स्वीकार किए नहीं गए थे। नंबर एक पर हम किसको रखेंगे? इसको, ये हमारा नंबर एक आ जाएगा। और अगर ये ना होता तो हम किस पे जाते? फिर इसके ऊपर जाते। शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल, देन ये बना देंगे। तो नंबर एक पे ये और नंबर दो पे ये, ठीक है। एक एक चीज को बारीकी से समझ के करना है पेपर में। अगर जरा सी चूक हो गई तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपका नंबर का मतलब है, एक नंबर का जाने का मतलब है कई हजार बच्चों से आगा पीछा हो जाना। फिर कहता है विजिटर्स, विजिटर्स हमारा सब्जेक्ट है, इन हमारा प्रेपोजिशन, द गार्डन इसका ऑब्जेक्ट है, वेयर का जवाब दे रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और विजिटर्स के लिए क्या आ गया? आर। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। यहां पर उन्हें निषेधित किया जाता है। अब यहां पर डैश वॉकिंग, वॉकिंग हमारा जेरंड आ गया, क्योंकि यहां प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो जेरंड होती है। ऑन प्रेपोजिशन है, द ग्रास इसका ऑब्जेक्ट है, ऑन द ग्रास भी क्या बता रहा है? प्लेस को, तो ये भी क्या बन गया हमारा? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब यहां पर प्रोहिबिटेड के बाद फॉर नहीं आता बेटे, टू नहीं आता बेटा, फ्रॉम आता है बेटे, विद गलत हो जाएगा, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, फ्रॉम वॉकिंग ये बन जाएगा। He said 2 and 3 is 5. बेटे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या है? नरेशन का पार्ट है। डायरेक्ट स्पीच हमें दिया गया है, इनडायरेक्ट में हमें उसे बदलना है। जब इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच दिया जाता है उस पर फोकस किया करो। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखा जाता है, और जो बाहर सेक्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब सेक्शन। अब बेटे ही सेड का तो ही सेड आएगा, क्यों? क्योंकि ये टू से शुरू हुआ है और पीछे फुल स्टॉप दे रखा है। अब बेटा अगर यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता तो ये या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता या फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता जिसमें विशेस ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। अब ये आपका है असर्टिव, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता। इसका मतलब ये है असर्टिव, और एक फुल स्टॉप किस में आता है? आपके इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता। अब हमें ये कौन सा दिया गया है? निश्चयवाचक, जिसे आप डिक्लेरेटिव भी कहते हो, जिसे आप स्टेटमेंट भी कहते हो। अब ही सेड का ही सेड रहेगा, उसके बाद दैट आ जाएगा, उसके बाद 2 and 3 यहां तक सारे के सारे बिल्कुल सेम हैं, हमें इसी पैटर्न पे पढ़ना है। अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया है, तो हमारी जो वर्ब आती है उसको रिस्पेक्टिव पास्ट में बदला जाता है। अब उसको रिस्पेक्टिव पास्ट में बदलोगे, यहां इज था तो आर तो आ नहीं सकता, पहली बात। दूसरा वर्ब भी नहीं आ सकता। अब दो तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब तीसरी बात देखिए, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये हमें क्या दी गई है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो टेंस को भी चेंज नहीं किया जाता। जब हैबिट आ जाए, रूटीन आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जनरलाइज्ड फैक्ट आ जाए, हिस्ट्री आ जाए, तो हम टेंस को नहीं बदलते। इसका मतलब वॉज भी नहीं आएगा, हमारा क्या आ गया? डी ऑप्शन। कितना सरल था। सरल कब बनेगा? जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले ये देखा करो कि कहां तक वो सेम है, जहां तक वो समान है, आइडेंटिकल है, यूनिफॉर्म पैटर्न लिए हुए है, यानी वहां तक कोई एरर नहीं है। और जैसे ही डिफरेंस आया वहां पर एरर आ जाएगा। अब इसने इज सिंगुलर रखा था तो आर और वर्ब को हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हमें ये सोचना है कि इज लगाएं या वॉज लगाएं, वो हमने ये देख लिया भाई ये जनरलाइज्ड फैक्ट है। अगला है बेटे ही वॉज एडवाइज्ड। ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा क्या है? बी का रूप, एडवाइज्ड क्या है? थर्ड फॉर्म। दोनों का मिलन होते ही क्या बन गया? पैसिव वॉइस। अब यहाँ पैसिव वॉइस आ गया तो यहां पर जब ये भरना है तो टू इन्फिनेटिव आएगा, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू। नॉट टू आया तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अटेंडेड नहीं आएगा, पहला हमारा एलिमिनेट हो गया। टू के बाद नॉट नहीं आएगा, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया बेटा। नॉट टू अटेंड बेटे हो सकता है टू के बाद नॉट नहीं आएगा, गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। और बेटा जब कभी भी बिना किसी पूर्व तैयारी के कोई भाषण आदि दिया जाता है उसे या तो कहते हैं एक्सटेम्परी या कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, यानी यकायक भाषण, तत्काल भाषण। आगे बेटे
ही हैड अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। अब यहाँ हमें ईडियम दिया गया है, जब ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात आती है तो उसको थोड़ा सा बारीकी से जज करने की आदत डालिए, ठीक है। ए हेयर ब्रेड्थ एस्केप, एक बाल की चौड़ाई के बराबर बच निकलना, यानी बाल बाल बचना। इसको कई बार कहते हैं एस्केप बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी दांत की खाल के बराबर बचना, यानी ए वेरी नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। फाइटिंग, बेटे ये तो लड़ने के लिए आ गया, गलत हो जाएगा। इम्प्रैक्टिकल, जो अव्यवहार्य है उसके लिए आ जाएगा। वेरी सेफ, हाँ इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? नैरो, नैरो एस्केप, हेयर ब्रेड्थ एस्केप, यानी ही एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। आगे बेटे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, बेटे किसी भी व्यक्ति के जीवन का वर्णन, उसका इतिहास, बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, इज कॉल्ड, जब एक व्यक्ति अपने जीवन का वर्णन स्वयं करता है तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आत्मकथा। और बेटे कोई दूसरा करता है उसे कहते हैं जीवनी। अब यहां पर क्या दिया गया है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। अब कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का प्रयोग करते हैं बेटे सुलेख कला के लिए, जब आर्टिस्टिक अंदाज में लिखते हैं आप, बड़े डिफरेंट टाइप की निब्स लेकर या ब्रश लेकर लिखते हैं स्टाइलिश में अंदाज में, उसको कहते हैं कैलीग्राफी, सुलेख कला। इसका एंटोनिम होता है बेटा कैकोग्राफी, जो कुलेख होता है। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी, बेटा बिबली का प्रयोग किया जाता है, बाइबल से लिया गया है बुक्स के लिए। जब आप कोई भी बुक लिखते हैं बेटे, उसके अंदर जो जो रेफरेंसेस आप रखते हैं, वो रेफरेंसेस आपने कहां कहां से लिए हैं, उनको बयान करने की जो सूची होती है उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूची। ये भी एलिमिनेट हो गया। बायोग्राफी, बायो क्या है? जीव, और बेटे ग्राफी क्या है? चित्रण, किसी व्यक्ति के जीवन का चित्रण। लेकिन इसने लिखा था लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई है। तो बायोग्राफी, तो अगर आपके जीवन का वर्णन मैं करता हूं तो मैं बायोग्राफर हूं, और मैंने क्या लिखा? आपकी बायोग्राफी लिखी। आप लोगों की आजकल क्या आई हुई है? बायोपिक्स आई हुई है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? ऑटो का प्रयोग करते हैं आप, जैसे आपकी आती है मशीन, ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन यानी जो स्वचालित होती है, ऑटोस से निकला था। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ या सिंगल। तो खुद के द्वारा जो जीवन का वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायो व्यक्ति के लिए, ग्राफी चित्रण हो गया, ऑटो खुद के लिए हो गया, यानी आत्मकथा, डी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ प्रोजेक्ट, बेटे प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो डल होता है, जो मोनोटोनस होता है, इंसिपिड होता है, टेस्टलेस होता है, मंडेन होता है, नीरस है, फीका है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो अनइंटरेस्टिंग टाइप का है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। अब हमारा पहला आया कनिंग। कनिंग कौन होता है? जो विकेड किस्म का है, धूर्त है, चालाक है, मक्कार है। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें तो प्रोजेक्ट चाहिए। पैट्रियोटिक, बेटे जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो अपने देश में क्या किया जाता है? आपके जो गाने वगैरह आते हैं वो किस प्रकार के चलाए जाते हैं? वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स चलाए जाते हैं, देशभक्ति वाले गीत। पैट्रियोट का उल्टा होता है बेटे ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब है गद्दार। ये तो हमारा गलत हो गया। अनइंस्पायरिंग, इंस्पायर का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना। और अनइंस्पायरिंग है जो किसी के अंदर अपील पैदा ना कर पाए, हो सकता है। तो ये हमारा सिनोनिम बन सकता है। पोएटिक, ये काव्य से संबंधित था। पोएट्री होती है काव्य, जिसे आप पद्य कहते हो, और प्रोज होता है गद्य। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। पोएटिक अंदाज, काव्यात्मक, तो हमारा आ जाएगा अनइंस्पायरिंग। नेक्स्ट बेटे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिस शब्द का स्पेलिंग बिल्कुल सही है हमें उसका चुनाव करना है। थिसॉरस, THESAURUS, ये क्या होता है? थिसॉरस का स्पेलिंग होता है THESAURUS, ये स्पेलिंग होता है। अब यहां देखेंगे THI, बेटे एलिमिनेट हो गया। THA एलिमिनेट हो गया। THESO गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? A, THESAURUS, थिसॉरस। थिसॉरस क्या होता है बेटे? आपकी एक बुक होती है डिक्शनरी टाइप की, एक इंसाइक्लोपीडिया सा होता है, जिसके अंदर एक वर्ड से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। तो जैसे सिनोनिम्स वगैरह बताए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? थिसॉरस कहते हैं। अगला है हमारा, अच्छा पेपर में कई बार आपको दिया जाता है लेक्सिकन।
लेक्सिकन क्या होता है बेटे? शब्दकोश। डिक्शनरी को हम लेक्सिकन कहते हैं। लेक्सिकन में क्या होता है? जो एक शब्द दिया गया है उसका क्या मीनिंग है और उसका प्रयोग कैसे सेंटेंसेस में किया गया है उसकी जानकारी होती है। थिसॉरस में क्या होता है? उसके सिनोनिम्स दिए जाते हैं। आगे फिर से कहता है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी हमें जो करेक्ट है उसको बताना है। क्या देता है? अच्छा, जब एक ही शब्द की स्पेलिंग्स दी जाती हैं तो चारों को लाइफ में कभी भी मत पढ़ना। एक को देख लिया, फिर अपनी स्पेलिंग को मार्क करो, उसे लिखो और लिखने के बाद ये मिलान करो कि वहां पर कौन सी आई हुई है। अगर आपने चारों को पढ़ा है तो आप फंस गए, और फंस ऐसे गए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर गवा देंगे। तो ऐसा कभी भी मत करना बेटा, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो आया है वो है प्रिटेंशियसनेस। प्रिटेंशियसनेस, पहली बात, प्रिटेंशियसनेस किससे बना है? आपका ये बना है प्रिटेंड से। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है बेटे? बहाना बनाना, एक तरीके से दिखावा करने वाली सेंस आ जाती है। तो यहां पर PRET, टी तक हमारे सारे के सारे सेम हैं। डबल टी नहीं आता, एक गलत हो गया। TA नहीं आता, एक और गलत हो गया। TA नहीं आता, गलत हो गया। TENT IOUSNESS, अब ये आया प्रिटेंशियस और नेस, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से जोड़कर करेंगे। अगर आपने चारों स्पेलिंग्स को पढ़ा आप फंस जाएंगे। तो बेटा ये था हमारा पेपर आज के लिए, जो आपका 2022 में लिया गया था CET का। इस तरीके से आप अपनी तैयारी अच्छी करके 2-4 दिन के अंदर आप अपनी जितनी भी कमियां हैं सारी कमियों को दूर कर सकते हो। तो मैं इजाजत चाहूंगा। आगे के पेपर्स जल्द ही आपके, या तो आज शाम को ही या कल परसों में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार दोस्तों।